वेलकम टू माय चैनल पीजीके नॉलेज। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में हम जान लेते हैं। आज का टॉपिक है जो कि हमारा भारत का राज्य व्यवस्था है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले पेपरों के लिए, जो कि अभी पेपर होने वाला है। बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस और सीपीयू, बहुत सारे पेपर हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखे जाइएगा। 2-3 मंथ में क्या होने वाला है कि बैक टू बैक कोई ना कोई पेपर होने वाला है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा अंत तक देख के जाइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और ऐसे ही डेली अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आते हैं आज के टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन है जो कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है। जो कि लक्षद्वीप है उसके लिए कौन सा न्यायालय है जो कि कार्य करता है। तमिलनाडु हाईकोर्ट या केरल हाईकोर्ट या कलकत्ता हाईकोर्ट या बॉम्बे हाईकोर्ट। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप सभी लोग बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि केरल हाईकोर्ट। यह लक्षद्वीप के लिए न्यायालय है जो कि यह कार्य करता है। केरल हाईकोर्ट यह लक्षद्वीप के लिए कार्य करता है। और जो कि केरल हाईकोर्ट के और लक्षद्वीप, जो कि केरल हाईकोर्ट है, यह केरला के लिए भी और लक्षद्वीप के लिए, दोनों के लिए हाईकोर्ट का कार्य करता है। और यह कोचीन में है। कहाँ पे हाईकोर्ट है, यह कोचीन में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी जो कि 1956 ईस्वी में हुई थी। इस हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1956 ईस्वी में हुई थी। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लक्षद्वीप के लिए कौन सा न्यायालय है, तो केरल हाईकोर्ट है, जो कि केरला के लिए भी और लक्षद्वीप के लिए है। और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का पद लगभग किसके बराबर है। जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका पद किसके बराबर है। ब्रिटिश मोनार्च या अमेरिकी राष्ट्रपति या रूसी राष्ट्रपति या ब्रिटिश प्रधानमंत्री। तो यह चारों ऑप्शन में से किसके बराबर हैं भारत के राष्ट्रपति का पद। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि ए, ब्रिटिश मोनार्च के नाम पे है। ब्रिटिश मोनार्च के पद के बराबर है भारत के राष्ट्रपति का पद। और भारत के राष्ट्रपति का पद किसके बराबर है, वह ब्रिटिश मोनार्ची के बराबर है। अगला क्वेश्चन है जो कि भारत का संसदीय ढांचा किस देश के संविधान से लिया गया है। जो भारत का संसदीय ढांचा है वह किस देश के संविधान से लिया गया है। जापान से, इंग्लैंड से, फ्रांस से या जर्मनी से। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, जो कि हमारा जो भारत का राष्ट्रीय यह संसदीय ढांचा है वह कौन से संविधान से लिया गया है और किस देश से। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड की संसद से लिया गया है भारत का संसदीय ढांचा। जो कि भारत का संसदीय ढांचा इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। इसका ऑप्शन बी एकदम राइट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। जो कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में, अगर किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, जो कि राज्यों का विधानसभा होता है उसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं भारतीय संविधान के अनुसार। मतलब कि भारतीय संविधान के अनुसार, यानी कि लिखा हुआ है संविधान में, जो कि भारत के राज्य में विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य रह सकते हैं यह बताना है। तो ऑप्शन है 500, 550, 600, 700। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान में क्या लिखा हुआ है कि कितने अधिकतम सदस्य रहेंगे राज्य की विधानसभा में। तो इसका ऑप्शन सही है 500। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो अधिकतम सदस्य कितने रहेंगे, 500 रहेंगे। राज्य के विधानसभा में अधिकतम 500 रहेंगे। जो कि जैसा भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिकतम और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। हालांकि गोवा और मणिपुर इसके अपवाद हैं। यानी कि आप सब लोग जान सकते हो कि गोवा और मणिपुर अपवाद है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या और वहाँ की क्षेत्रफल के अनुसार वहाँ का कुछ अलग ही ढांचा है। तो अभी क्या बात है कि अधिकतम 500 सदस्य और न्यूनतम यानी कि कम से कम 60 से कम नहीं होना चाहिए और 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसमें, जो राज्य के विधानसभाओं में अधिकतम सदस्यों की संख्या है उसमें। तो अधिकतम इतने रहेंगे अधिकतम, और 60 से कम नहीं रहेंगे, न्यूनतम 60 से कम नहीं रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन सही आप लोग देख सकते हो। यह भारतीय संविधान के अनुसार बताया गया है कि राज्य की विधानसभाओं में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। और इसी का बिल्कुल अपवाद है जो कि हमने बताया, गोवा और मणिपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद का सिद्धांत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। तो जो प्रसाद का सिद्धांत है वह भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है।
तो अनुच्छेद 123, आर्टिकल 208, आर्टिकल 310, आर्टिकल 308। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि प्रसाद का सिद्धांत कौन से संविधान के अनुच्छेद में है, आर्टिकल में है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि 310, यानी कि 310 आर्टिकल, यानी कि इसका ए सी ऑप्शन सही है। ये सी ऑप्शन सही है। 310 अनुच्छेद यानी कि 310 आर्टिकल में यह प्रसाद का सिद्धांत के बारे में बताया गया है। प्रसाद का सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310 में है। अगला क्वेश्चन है, मेघालय राज्य अस्तित्व में कब आया? तो जो मेघालय राज्य है वह अस्तित्व में कब आया? मेघालय राज्य अस्तित्व में 1970 में आया, 1971 में आया, या 1972 में आया, या 1973 में आया? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अगर हम आपको बता दें कि 1972 में क्या हुआ था, 1972 में सबसे पहले मेघालय असम का एक भाग था। मेघालय क्या था? असम का एक भाग था। जो यह मेघालय राज्य आप लोग देख रहे हैं, यह असम का एक भाग था। और 21 जनवरी, जैसा कि 21 जनवरी 1972 को गारो खासी जयंतिया को पहाड़ियों को मिलाकर मेघालय राज्य बनाया गया। जैसे कि आप जान सकते हो मेघालय का क्वेश्चन क्या सही हो जाएगा, 1972 जनवरी था। 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972 को मेघालय राज्य को गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों को मिलाने के बाद से मेघालय राज्य बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही। मेघालय राज्य सबसे पहले क्या था, असम का ही एक भाग था, जिसे कि 21 जनवरी 1972 को गारो खासी जयंती पहाड़ियों को मिलाकर एक मेघालय राज्य बनाया गया। अगला 1972 में यह अस्तित्व में आया। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रदेश की शासनात्मक शक्ति कौन है? किसी प्रदेश की शासनात्मक शक्ति कौन है? तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रदेश के मंत्रियों की समिति। तो किसी भी देश या प्रदेश की शासनात्मक शक्ति कौन होती है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि बी, राज्यपाल होती है। जिस प्रकार देश का सर्वोच्च अधिकार होता है, जैसे कि सर्वोच्च अधिकार होता है, किसी भी देश का सर्वोच्च अधिकार राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य का राज्यपाल होता है। जिस प्रकार किसी भी देश का सर्वोच्च अधिकार किसके पास होता है, किसी भी देश का सर्वोच्च अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, उसी प्रकार राज्य का राज्यपाल होता है। हालांकि वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के हाथों में ही होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किसी प्रदेश की शासनात्मक शक्ति कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। बहुत लोग राष्ट्रपति लगा देंगे या मुख्यमंत्री लगा देंगे, तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसका रीजन यह है कि किसी भी प्रकार से, जैसे किसी भी देश में सर्वोच्च अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। उसी तरीके से किसी एक राज्य में राज्यपाल होता है। हालांकि सारी शक्तियाँ किसके पास होता है? मुख्यमंत्री के पास होता है, और देश में प्रधानमंत्री के पास होता है। लेकिन वह शासनात्मक शक्ति किसके पास होती है? देश में राष्ट्रपति के पास होता है, और राज्य में राज्यपाल के पास होता है। तो ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका बी ऑप्शन राइट है, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मतदान अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जो कि मतदान अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, या मिजोरम है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है जो कि मतदान सभी के लिए अनिवार्य किया गया था? तो यह ऑप्शन सही है, ए, गुजरात है। सबसे पहला भारत का राज्य जो कि मतदान अनिवार्य किया था, गुजरात एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन केंद्र सरकार की अध्यक्षता करता है? तो केंद्र सरकार की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या गृह मंत्री? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि केंद्र सरकार की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष कौन होता है? तो वह प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में कौन है हमारे? तो प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी हैं। तो केंद्र सरकार की अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह केंद्र सरकार की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंधी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल हुई? जो सिंधी भाषा है यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल हुई? 1965 में, 1967 में, या 1959 में, या 1970 में? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सही है जो कि 1967 में। इसका ऑप्शन ये सही है, बी। इसका ऑप्शन बी सही है, जो कि 21वें संशोधन से यह सिंधी भाषा जोड़ी गई। 21वें संशोधन से जुड़ा यह जो सिंधी भाषा है 8वीं अनुसूची में। तो इसका बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन है,
जो विषय केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किसी में नहीं है उन पर कानून बनाने का अधिकार किसे है। जैसे कि जो भी विषय केंद्र सूची में नहीं है, राज्य सूची में नहीं है, समवर्ती सूची में नहीं है, उन सभी पर कानून कौन बनाता है। तो ऑप्शन है संसद, विधानसभा, विधानसभा और संसद दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो विषय किसी भी सूची में नहीं है उस पर कानून कौन बनाता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, संसद बनाता है। कौन बनाता है, संसद। जो कि कोई भी सूची में विषय नहीं है उस पर कानून संसद बनाता है। जैसे कि जो विषय केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किसी में नहीं है उन पर कानून बनाने का अधिकार किसे होता है, संसद को होता है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट याचिका किस में दायरा की जा सकती है। यह जो कि याचिका किस में दायरा की जा सकती है। जैसे मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए जो रिट होती है या याचिका किस में दायरित किए जा सकती हैं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय। तो यह दिया हुआ है ए, बी, सी, डी के ऑप्शन में दिया हुआ है केवल 1 और 2 या केवल 2 और 3 या केवल 3 और 4 या केवल 1 और 4। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट याचिका किस में दायरित किए जा सकती हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कि इसका ऑप्शन ए सही होगा, केवल 1 और 2। जैसे कि देख सकते हो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए ही हम पेश कर सकते हैं मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए याचिका या रिट किस में दायर किए जा सकती हैं, किस में, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में। तो इसका ऑप्शन सही है केवल 1 और 2। जो कि वह कुछ भी जिसे अधिकार के तहत जारी किया जा सकता है रिट याचिका कहलाता है। वह कुछ भी अधिकार के तहत जारी किया जाता है उसे रिट या याचिका कहा जाता है। तो रिट 5 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपके सामने है। रिट 5 प्रकार के होते हैं। रिट कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगला परमादेश और तीसरा उत्प्रेक्षण और चौथा जो है निषेधाज्ञ है और पांचवा है अधिकार परीक्षा। तो यह 5 प्रकार के रिट होते हैं। जो कि भारत में रिट न्यायिक क्षेत्र का अधिकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय पर ही है। तो ये आप लोग देख सकते हो रिट पर 5 प्रकार के हो गए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी के चेयरमैन को कौन हटा सकता है। जो यूपीएससी का चेयरमैन होता है उसे कौन हटा सकता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो जो यूपीएससी का चेयरमैन होता है उसे कौन हटा सकता है। तो यूपीएससी का चेयरमैन को राष्ट्रपति हटा सकता है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। यूपीएससी के चेयरमैन को राष्ट्रपति हटा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अपने संबंधित क्षेत्र में संघ और राज्य विधायकों को सर्वोच्च बनाया गया है और उन्हें अन्य के लिए आरक्षित क्षेत्र पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। इस अवधारणा को निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है। तो यह किसके रूप में जाना जाता है, संभाव्य कानून का सिद्धांत या पिथ और पार्थ की सिद्धांत या डबल प्रभाव का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि पिथ और पदार्थ का सिद्धांत, पिथ और पदार्थ का सिद्धांत इसे कहा जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा सीटों में आरक्षित किसी संविधान संशोधन के तहत दिया गया। तो जो लोकसभा में नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा सीटों में आरक्षित किसी संविधान संशोधन यानी कि किस संविधान संशोधन के तहत उन्हें दिया गया है। तो ऑप्शन है 52वें, 55वें या 57वें या 59। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यह कौन से संविधान संशोधन से उन्हें दिया गया है, लोकसभा में सीटें आरक्षित किए गए हैं। तो इसका ऑप्शन सही है सी, जो कि 57वें अनुच्छेद से इन्हें संविधान संशोधन से दिया गया है। 57वें संशोधन से इन्हें आरक्षित प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत कथन छाटिए। तो कुछ ऑप्शन है उसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ए ऑप्शन है, पंडित नेहरू द्वारा पारित उद्देश्य संकल्प हमारे संविधान की प्रस्तावना बन गया था। क्या यह गलत है। और अगला ऑप्शन है, क्या है प्रस्तावना कानून की अदालत में लागू करने योग्य है। अगला है, संविधान की प्रस्तावना में 1976 में केवल एक बार संशोधन हुआ था। डी ऑप्शन है सभी सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन गलत था। तो इसका बी ऑप्शन गलत है, जो कि प्रस्तावना एकदम सही है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो कि भारतीय संविधान संशोधन का प्रस्ताव है? अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 355 या अनुच्छेद 368 या अनुच्छेद 359। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि भारतीय संविधान संशोधन का प्रस्ताव अनुच्छेद 368 में है। 368 में है, कितने में है? 368 में है, जो कि अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण से मुक्त है? तो राजस्थान है, असम है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही है? जो कि 83वें संविधान संशोधन जो कि 2000 में हुआ था, यह कब हुआ था? 83वें संविधान संशोधन 2000 में हुआ था, के अनुसार अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज संस्थानों के अनुसूचित जातियों के आरक्षण से मुक्त है। तो कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश है, जो कि पंचायती राज्यों से मुक्त है, जो कि अनुसूचित जनजातियों से मुक्त है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जो कि कब इसका संशोधन हुआ था? 83वें संविधान संशोधन है और 2000 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसमें से छांटना है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। ऑप्शन है, चार्टर अधिनियम 1793 गवर्नर जनरल को अपनी परिषद को रद्द करने की शक्ति, या चार्टर अधिनियम 1813 भारतीय राजस्व के उपयोग के लिए प्रक्रियाएं, या भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पांचवें सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल हुए, या सभी ऑप्शन सही हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो जो कि इसमें से यह बताना है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। क्या है? सभी सही है, सभी सही है। तो इसका डी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के आकस्मिक निधन को निम्नलिखित में से किसके निपटारे में रखा गया है? तो ऑप्शन है, भारत का नियंत्रक और ऑडिटर जनरल, या भारत का प्रधानमंत्री, या भारत का राष्ट्रपति, या भारत का वित्त मंत्री। तो किसके निधन, जैसे किसी भी आकस्मिक निधनों को निम्नलिखित में से किसके निपटारे में रखा गया है? तो ऑप्शन सही है, जो कि भारत के राष्ट्रपति के संरक्षण में रखा गया है। तो यह भारत के राष्ट्रपति, इसका सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष पूर्ण स्वराज के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया गया था? तो भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को प्रतिवर्ष पूर्ण स्वराज के रूप में मनाने के लिए प्रस्ताव किया गया था? तो ऑप्शन है, 21 जनवरी, 22 दिसंबर, 26 जनवरी या 15 अगस्त। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि 26 जनवरी को मनाया जाएगा। पूर्ण स्वराज के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया गया 26 जनवरी को। तो इसका सी ऑप्शन सही है। और कांग्रेस के जो कि 1929 में, कब? 1929 में, जो कि कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की अध्यक्षता के कांग्रेस ने 26 जनवरी को प्रतिवर्ष पूर्ण स्वराज के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। तो कब लिया था? यह 1929 के अधिवेशन में लिए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। उस समय 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के रूप में मनाने के लिए यह निर्णय लिया गया था। तो इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिल चुका है? तो ऐसे कितने राष्ट्रपति हैं जिनको कि भारत रत्न मिल चुका है? 3 है, 5 है, 6 है या 8 है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, जो कि अभी तक 5 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिल चुका है। वह कौन कौन है? सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्ण है, राजेंद्र प्रसाद हैं, जाकिर हुसैन है, और एपीजे अब्दुल कलाम है, और अगले हैं जो कि डॉक्टर वी गिरी हैं। ऐसे पूर्व राष्ट्रपति, इन सभी को भारत रत्न मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति भारत में किसके पास होती है? जो कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति भारत में किसके पास होती है? केवल सुप्रीम कोर्ट, केवल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों, या केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यह केवल अधिकार, यह केवल सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। तो इसका ए ऑप्शन एकदम सही है, जो कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ही होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी? तो किसके द्वारा हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय सरकार अधिनियम 1919,
और भारतीय सरकार अधिनियम 1935। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो कि फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी भारत सरकार अधिनियम के तहत। तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही है, जो कि फेडरल कोर्ट की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुई थी। तो इसका डी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार निम्नलिखित प्रसिद्ध मामलों में राज्य सरकार को खारिज करने के लिए केंद्र सरकार की सत्ता पर प्रतिबंधों के बारे में एक ऐतिहासिक दिशा निर्देश दिया है। वह क्या है? जो कि कौन दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत दिया है। तो ऑप्शन है मिनेरावा मिल्स केस, जो कि मिनेरावा मिल्स केस, और अगला है SR बॉम्बई केस, या सज्जन सिंह केस, या गोलकनाथ केस। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो कि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, SR बॉम्बे केस। तो बॉम्बे केस के तहत, जो कि अनुच्छेद 356 के तहत सरकार को प्राप्त हुआ है जिसे कि केंद्र सरकार की सत्ता पर प्रतिबंधों के बारे में एक ऐतिहासिक जो कि दिया गया था, वह इसका ऑप्शन सही है बी। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं या 4 हैं? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कि 2 है। लोकसभा की सीटें कितनी है अरुणाचल प्रदेश में? तो 2 है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीटें, जबकि 1 राज्यसभा की सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, आप लोग देख सकते हो, 2 जो कि लोकसभा की सीटें हैं और 1 राज्यसभा की सीटें हैं अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन विधेयक ने जनजातीय कल्याण मंत्री होने के दायित्व से बिहार राज्य को छूट दी? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? जो कि 92, 93, 94 या 95? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही है, जो कि सी, 94। यह 94 संशोधन विधेयक ने जो कि जनजातीय कल्याण मंत्रियों को दायित्व दिया हुआ है, बिहार को राज्य को छूट दिया हुआ है, जो कि इसका सी ऑप्शन एकदम राइट है, जो कि 94 इसका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड और असम में कितने राज्यों को शुरू में स्वतंत्र राज्यों की स्थिति दी गई और बाद में पूर्ण राज्य बनाया गया? तो किसको? 1 या 3 या 4 या 2? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही है, जो कि 2 राज्यों को, जो कि मेघालय और सिक्किम को बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किसको? मेघालय और सिक्किम को बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बार कौन सा आपातकाल लगाया गया है? तो कौन सा है वह आपातकाल जो कि भारत में सबसे ज़्यादा बार लगाया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल या राजनीतिक आपातकाल? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि संवैधानिक आपातकाल, जो कि भारत में सर्वाधिक बार संवैधानिक आपातकाल लगाया गया है। तो इसका बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन है, जो कि 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 से 18 कर दी गई, जो कि वयस्क मताधिकार की आयु किस अनुच्छेद में है? जो वयस्क मताधिकार हैं उनकी आयु किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 330। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सही है, जो कि अनुच्छेद 326 में जो वयस्क मताधिकार है उनकी आयु की वो बताया गया है, अनुच्छेद 326 में बताया गया है। तो इसका सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना USA के संविधान से ली गई है, या 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ऑप्शन अगला है, 42वें संविधान संशोधन से स्वतंत्रता और सम्मान शब्द जोड़े गए थे। इनमें कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि इसका बी ऑप्शन सही है, केवल 2, जो कि 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जो कि 42वें संविधान संशोधन
1900 कब हुआ था? 1976। 1976 द्वारा प्रस्तावना में अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। 1976 द्वारा भारतीय संविधान में प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। तो यह 3 शब्द थे जो कि जोड़े गए थे 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में। तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है जो कि एस के धर समिति कब बनाई गई थी? तो एस के धर समिति जो है वह कब बनाई गई थी? जनवरी 1947 या मार्च 1950 या जून 1948 या अगस्त 1949। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा जून 1948 में, जो कि एस के धर समिति बनाई गई थी जून 1948 में। एस के धर समिति जून 1948 में बनाई गई थी। इस समिति में क्या बात हुआ था? जो कि नवंबर 1948 में, कब? नवंबर में 1948 में अपनी सिफारिश में कहा कि राज्य बनाने का आधार भाषाई न होकर प्रशासनिक होना चाहिए। तो इस समिति में नवंबर में जो कि 1948 में यह कहा गया कि जो राज्य का आधार है, जो कि राज्य विस्थापन है, राज्य बनाने का आधार है, जो कि राज्य बनाने का अधिकार है, वह भाषाई ना होकर क्या होना चाहिए? प्रशासनिक तौर पे होना चाहिए। राज्य बनाने का अधिकार प्रशासनिक तौर पे होना चाहिए, यह बताया गया था, इसके धर समिति में बताया गया था। तो इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? नागा है, असमी है, अंग्रेजी है या चांग है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। इसका सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन है भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? जो कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 20 है, 22 है, 24 है या 25 है? तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में उच्च न्यायालयों की 24 है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 24 है। तो कौन कौन सी है? चलिए आप सभी को लिस्ट दिखाते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों कितनी है? 24 है। पहला इलाहाबाद उच्च न्यायालय, हैदराबाद उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, बिलासपुर उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च पूर्व न्यायालय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। इसी तरीके से सारे उच्च न्यायालयों की यहाँ पे संख्या आप लोग देख सकते हो, जो कि यह सारे उच्च न्यायालयों की संख्याएं कितनी है भारत में उच्च न्यायालय? तो 24 है। यह सारे उच्च न्यायालयों का लिस्ट है, आप सभी लोग देख सकते हो। पटना उच्च न्यायालय पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ सभी राज्यों में 24 राज्यों में उच्च न्यायालय हैं। और कौन कौन से राज्य में, ये सभी हमने आप सभी को बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित पे ध्यान दीजिए। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का अधिकतम जीवन राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश के अधिकतम जीवन से अधिक है। ऑप्शन दूसरा है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों में से कोई भी अध्यादेश बनाने की शक्ति नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें से कौन से कथन या कौन सा सही है तो यह बताना है। तो इसका सही हो जाएगा जो कि डी, इनमें से कोई नहीं। इसका डी ऑप्शन सही है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की अधिकतम आयु सीमा, जो कि आयु समान है, दोनों की जो अध्यादेश जारी करने का आयु है वह समान है। अगला क्वेश्चन है मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? जो मोर है वह भारत का राष्ट्रीय पक्षी होगा, यह कब घोषित किया गया? 1959 में, 1961 में, 1963 में या 1965 में? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 1963 में। जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वह मोर घोषित किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार, जो कि क्षेत्राधिकार का सही निहितार्थ है, जो कि कौन है? यह मांग पर भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है। यह कानूनी मामलों पर भारत के प्रधानमंत्री को सलाह देता है। यह सभी संवैधानिक मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है या उपरोक्त सही। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सही है ए, जो कि यह मांग पर भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है। यह मांग पर भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो इसका ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है पोस्टल
ब्लेड से मत कौन डालता है, जो कि पोस्टल ब्लेड से मत कौन डालता है, विदेशों में तैनात विदेशी सेवाओं के सदस्य या सशस्त्र बलों के सदस्य या चुनाव कार्यों पर कार्यरत कर्मचारी या उपरोक्त सभी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, जो कि सभी पोस्टल ब्लेड से मत डालते हैं, यह सभी, इसका सभी ऑप्शन सही है, ए बी सी। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत में पारंपरिक वन निवास अधिनियम लागू किया गया था। तो किस वर्ष में पारंपरिक वन निवासी अधिनियम लागू किया गया था, 2004 में, 2005 में, 2006 में या 2007 में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि भारत में पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 में लागू किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2006 में पारंपरिक निवासी अधिनियम लागू किया गया था, जो कि 2006 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। इसमें से क्या है जो कि 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए ग्राम सभा, 3 स्तरीय प्रणाली, राज्य चुनाव आयोग या राज्य योजना आयोग। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही है, राज्य योजना आयोग, इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। सो गाइज, हम आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम मिलेंगे जो कि अगले वीडियो में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इसके अगला पार्ट हम लाने वाले हैं बहुत जल्द। तो आप सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कैसा वीडियो आप सभी को लगा। और हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।